तो बच्चों, आज मैं ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे कि ध्वनि होता क्या है। ध्वनि होता क्या है यानी कि साउंड क्या होता है, और जो साउंड यानी जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है, और ध्वनि में हम लोग को क्या क्या अध्ययन करना है ताकि हमको ध्वनि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो कहने का मतलब यह है कि ध्वनि के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें पहला हेडिंग है कि ध्वनि की उत्पत्ति। क्या यानी कि जो ध्वनि की उत्पत्ति, यानी कि कहने का मतलब है कि जो ध्वनि की कहाँ से उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। अगला फिर कह रहा है कि कंपन एवं तरंगे। फिर जब ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी तो हमको पता करना है कि कंपन एवं तरंगे, ये कंपन एवं तरंगे क्या होते हैं, इनके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक कह रहा है कि ध्वनि के प्रकार। क्या ध्वनि के प्रकार यानी ध्वनि कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। ध्वनि है यह कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। फिर आगे कह रहा है कि ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि किन किन माध्यम में प्रवेश करती है, ठोस, द्रव और गैस। इन सभी में जो ध्वनि है वो आसानी से प्रवेश करती हैं कि नहीं। इन ठोस, द्रव, गैस में क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे कह रहा है कि ध्वनि का परावर्तन यानी कि जो ध्वनि का परिवर्तन है वो भी हम आज अध्ययन करेंगे। फिर अगला है कह रहा है कि मनुष्य द्वारा श्रवण यानी मनुष्य कैसे इसे सुनते हैं। जो मनुष्य की सुनने की शक्ति है या जो लिमिट है वो कितने तक मनुष्य कितने हटज रहेगा तो मनुष्य सही से उन आवाज़ों को सुन सकेगा। फिर अगला कह रहा है कि शोर, हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण। क्या शोर यानी कि हानिकारक यानी कितने तक आवाज़ हम सुनेंगे कि हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि इन सभी के बारे में आज हम लोग को अध्ययन करना है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपन एवं तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि के प्रकार क्या होता है, मनुष्य द्वारा श्रवण क्या होता है, ध्वनि का प्रवर्तन क्या होता है, इन सभी को आज हम अध्ययन करेंगे बारीकी से। तो चलिए देखते हैं। फिर कहा इसमें जाता है कि जब जितने हम सभी सजीवों एवं निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक आवाज़ से परिचित हैं, यानी जितने पृथ्वी पे सजीव और निर्जीव है उनकी आवाज़ लगभग हम लोग सुन चुके हैं। उनकी आवाज़ हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे हुआ कि चिड़ियों का चहचहाना, सड़क पर दौड़ते, वाहनों का हॉर्न बजाना, घड़ी का टिक टिक करना, कुत्ते का भौंकना, रेडियो एवं टेलीविज़न से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम, बरसात के मौसम में बादलों का गरजना आदि को वैज्ञानिक भाषा ध्वनि कहते हैं। यानी चिड़ियों का चहचहाना ये भी एक ध्वनि है। ध्वनि न होती तो हम लोग को सुनाई न देता। सड़क पर दौड़ते हैं तो फिर भी हम लोग की आवाज़ निकलती है, यानी ध्वनि है तो हम लोग को सुनाई देती है। यदि घड़ी का देखते हैं तो घड़ी टिक टिक की आवाज़ करती है कि नहीं। ये सब ध्वनि के कारण, यानी कि ध्वनि ना होता तो हम लोग को ये सुनाई न देता। ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि आसानी से प्रवेश नहीं करती तो हम लोग के कानों में जो आवाज़ है वो सही रूप से सुन नहीं पाते। तो जब इतनी बात हम लोग बरसात के मौसम में बादलों का गरजना आदि वैज्ञानिकों ने ध्वनि कहते हैं। इन सभी को आवाज़ हम सुनते हैं, सभी सजीव और निर्जीव हैं तो इनको हमको एक ध्वनि के रूप में हमारे कानों की आवाज़ तक जाती है। जो आवाज़ हम सुनते हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं।
या चिड़ियों का चहचहाना हो गया, या सड़क पर दौड़ना हो गया, या घड़ी का टिक टिक करना, ये सभी क्या है? ध्वनि है। तो चलिए आज हम देखते हैं फिर इसके आगे कि कहा है कि प्रत्येक वस्तु उत्पन्न ध्वनि की अपनी कुछ विशेषता होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ध्वनि स्रोत वस्तु की पहचान की जाती है। इस अध्याय में हम ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जो हम लोग का लेसन है यह सिर्फ ध्वनि के बारे में ही अध्ययन करना है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इसमें पहला दिया हेडिंग कि ध्वनि की उत्पत्ति, यानी ध्वनि कैसे कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ध्वनि की पहचान कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक कील है और यहाँ पे एक व्यक्ति अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। यह कील एक दीवार में ठोका हुआ लगाया हुआ है और अगला व्यक्ति यहाँ से अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। यदि इस व्यक्ति इस दीवार में लगे हुए रबड़ को ऐसे ऊपर, जो रबड़ बांधा हुआ है, ऐसे इसको ऊपर नीचे खींचे तो क्या इसमें कुछ कंपन होगा कि नहीं? कंपन होगा कि नहीं? जब यह कंपन होगा, जब ऊपर नीचे करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ ध्वनि तो सुनने को जरूर मिलेगी कि नहीं? जैसे अपने हाथ में हम किसी को 2 रस्सी दे दें और उसको बहुत बारीकी जाए, बहुत कस के खींचे तो उसे थोड़ा बहुत उसमें आवाज़ निकलता है कि नहीं? ज़रूर निकलता है। तो वही हम कहते हैं कि कंपन के द्वारा ध्वनि प्राप्त होती है। यदि वो कंपन ना करता, हिलता डुलता ना, तो हम लोग को ध्वनि प्राप्त नहीं होती। इसमें कहा गया है कि एक रबड़ बैंड लें। क्या? एक रबड़ बैंड लें। रबड़ एक बैंड सीधा किसी वस्तु हुक से बांध दीजिए। वही कह रहा है कि कोई एक रबड़ लीजिए और दीवार में उसको रख दीजिए या ठोक दीजिए। दूसरे सिरे का थोड़ा खींचकर अंगुली से पकड़िए, यानी कि दीवार में उसको बांध दीजिए। उसके बाद अपने हाथ से उसको खींचिए। इसके माध्यम भाग को पकड़कर एक ओर ले जाकर छोड़ दीजिए। कह रहा है कि फिर उस रबड़ को बांधे हुए अपने हाथ से खींचकर एक तरफ उसको छोड़ दीजिए। फिर क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है? क्या रबड़ बैंड कंपन करता है? हाँ, रबड़ बैंड कंपन करता है। यदि हम एक दीवार में एक कील के माध्यम से रबड़ को बांध दिया जाए और अपने हाथ से खींचे हो तो उसमें कंपन होगी और आवाज़ हमको सुनाई देगी। आपने देखा कि रबड़ को खींचकर छोड़ देने पर कंपन अपने माध्यम स्थिति के इधर उधर गति, यानी कि इसमें जब रबड़ में बांधे हुए हैं हम लोग दीवार पे, तो उसमें कुछ कंपन मिल रहा है, यानी कि आवाज़ सुनने को हम लोग को मिल रहा है। आपने देखा कि रबड़ को खींच कर छोड़ देने पर यह कंपन अपने माध्यम स्थिति के इधर उधर गति करने लगता है और हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। जब यह कंपन बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। जब हम रबड़ को बांधे हुए होते हैं और उसको जब खींचते हैं तो कंपन होती है तो हम लोग को आवाज़ सुनाई देती है। यदि वही कंपन करना बंद कर दें तो हम लोग का आवाज़ सुनना बंद हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा वस्तु में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो वस्तु है, यदि वस्तु में कंपन करेगा तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि ध्वनि उत्पन्न होगी। जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो हम लोग के कानों में आसानी से सुनाई देगा। यानी इसका कहने का यह मतलब है कि वस्तु में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? वस्तु में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब कंपन करेगा तो आवाज़ जरूर निकलेगी। किसी स्थिति में कंपन आसानी से
दे जाते हैं। अधिकांश स्थिति में हम इन कंपनों को देख नहीं पाते। क्या? अधिकांश स्थिति में हम इन कंपनों को देख नहीं पाते, बल्कि जब इनका अनुभव करते हैं, जैसे कि विद्यालय की घंटी, उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव छूकर कर सकते हैं। ये बताइए, जब हम लोग घंटी स्कूल में बजती है तो क्या जब घंटी बजती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है ना? लेकिन उस जो घंटी बजती है उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। क्या देख पाते हैं? नहीं। जो हमारे स्कूल में घंटी बजती है उसको हम देख नहीं पाते हैं, बल्कि उसको हाथ से छूकर उसको अनुभव कर सकते हैं कि घंटी बजी है। लेकिन हमको सुनाई तो देता है कब? जब उसमें हम कंपन एंड जब उसमें ठोकते हैं, जब उसमें कंपन होता है तब उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, तब हम लोग के कानों में आवाज़ जाती है। लेकिन कहा जाए कि उसको क्या हम देख पाते हैं तो नहीं देख पाते हैं, यदि उसको हम छूकर अनुभव कर सकते हैं। तो यही हुआ, जैसे एग्जाम्पल कि विद्यालय की घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव छूकर कर सकते हैं। यानी कंपन होगा तो आवाज़ जाहिर से निकलेगी। लेकिन यहाँ पे है कि विद्यालय में घंटी, यानी घंटी जब बज रही है तो इसको हम देख नहीं पाएंगे, बल्कि इसको छू का अनुभव कर सकते हैं। चलिए, जब इतनी हम जानकारी प्राप्त कर लिए तो आगे देखते हैं। फिर विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न करने के उपाय। अब जो वाद्य यंत्र होते हैं इससे हम लोग ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, जैसे हमने दिया कि ढोलक, मृदंग, तबला, सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी, इन सभी से हम कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपन हाथ से उत्पन्न करते हैं या स्वयं उत्पन्न होता है या कैसे उत्पन्न होता है, इनके बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो ढोलक, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि जो यहाँ पे है ढोलक, मृदंग, तबला, इन सभी से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, आघात से होती है कि बिना आघात से होती है, इनको देखेंगे। ढोलक, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों से लगे चमड़ों के डायफ्राम पर आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यानी जो ढोलक, तबला और मृदंग है इस पे आघात करके ध्वनि उत्पन्न किया जा सकती है। आघात मतलब क्या? हाथ से बजाकर। इन ढोलक, मृदंग और तबला पे हाथ से बजाकर इनकी ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है। आघात का मतलब हाथ से बजाकर। तो जब हाथ से हम बजाएंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि ध्वनि उत्पन्न होगी, इसमें जाहिर सी बात है कि कंपन होगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। यदि इसको हम हाथ से बजाएंगे नहीं तो इसमें कंपन होगा नहीं तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अब फिर आगे दिया है कि सितार, गिटार, वायलिन आदि लगे वाद्य यंत्रों से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अब जो यहाँ पे सितार, गिटार और वायलिन है इनसे कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या इनसे भी हाथ या आघात से ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है। इन यंत्रों में लगे तारों को हल्के से खींचकर छोड़ने अथवा ऊपर की किसी धातु के तार या टुकड़े को रगड़ने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जो इसमें वायलिन या सितार में जो हल्का तार लगा होता है कापर के जैसे लगभग, उनको हम हल्का रगड़ने से क्या उन तारों को हमको हल्का रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है, या उस पर थोड़ा बहुत एक हल्का तार होता है उसको रगड़ने से हम लोग को हल्का ध्वनि उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं कि धातु के तार या टुकड़ों को रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें दिया कि बांसुरी, बीन, शहनाई आदि में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो जो बांसुरी, बीन, शहनाई आदि में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो हम लोग पहला देखे ढोलक, मृदंग, तबला, इसमें था कि आघात से, और जो सितार, गिटार है इसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि जब इसमें
कॉपर के जैसे तार लगे होते हैं, इनको रगड़ने से हम लोग को ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अगला दिया है कि बांसुरी बिन शहनाई में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो बांसुरी होती है, जो यहाँ पे देखो बांसुरी दिया है ना, अब इसमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हम कह सकते हैं कि विभिन्न वाद्य यंत्रों वस्तु से ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधि है। तो जो बांसुरी होती है, अपने हम मुंह के करीब लाते हैं और उसमें हवा या फूंक मारते हैं अपने मुंह के माध्यम से, तो उसमें बांसुरी में से ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि अपने मुंह के करीब लाते हैं, यदि अपने मुंह के करीब लाएंगे और उसमें फूंक मारेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। ये था कि ढोलक, मृदंग, तबला, सितार, गिटार, वायलिन और बांसुरी और शहनाई, इन तीनों को हम अनेक विधियों द्वारा ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसमें दिया है कि वस्तु के ध्वनि करने की 4 विधियां हैं, यानी कि 4 विधि द्वारा इसको हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। पहला दिया है कि आघात से। किसके द्वारा? आघात द्वारा हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ध्वनि यानी वस्तु जो है वो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए 4 विधि है। वो कौन कौन विधि है? आघात से, और दूसरा है कि तारों को खींचकर, तीसरा है कि रगड़ने से, और चौथा है फूंक मारने से या फिर मुंह के करीब लाने से, उसमें हवा भरने से ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि 4 विधियों द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। आघात से यानी कि हाथ से बजाकर, तारों को खींचकर यानी कि जो तार लगे होते हैं उसको हम खींचकर या रगड़कर, फिर रगड़ने से या फूंक मारने से, यानी 4 विधि द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं। अब इसमें दे दिया है कि विभिन्न वाद्य यंत्रों वस्तुओं की सूची बनाएं तथा उनमें ध्वनि उत्पन्न करने की विधि लिखकर तालिका को पूरा करें। अब इसमें दिया है कि वाद्य यंत्र, अब इसमें ध्वनि उत्पन्न करने की विधि। अब इसमें लिखेंगे हम पहले में कि ढोलक। अब ये तो ढोलक कैसे बजता है? ढोलक ये हाथों द्वारा बजाते हैं और इसको हम उत्पन्न करते हैं और सुनते हैं। सीटी कैसे मारते हैं? यानी कि बांसुरी बजाते किसमें? फूंक मार कर। इसमें ऐसे लिख दिए कि जैसे मृदंग, तो मृदंग हाथ से, बांसुरी मुंह फूंक मारकर, ऐसे ऐसे पूरा लिख कर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये हम सभी आप लोग को ऊपर बता चुके हैं। अब फिर अगला दिया है कि कंपन एवं तरंगे। कंपन एवं तरंगे होते क्या हैं? कंपन के बाद तो ऊपर हम पढ़े हैं कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, एवं तरंगे क्या होती हैं। चलिए इनको देखते हैं हम। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। किससे? ध्वनि जो होती है कंपन से उत्पन्न होती है। जो ऊपर हम बताए थे कि एक दीवार में कील ठोक लेंगे और हाथ से एक रबड़ को खींचेंगे और उसको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर छोड़ेंगे हम, तो उसमें कंपन उत्पन्न होगी, तो ध्वनि उत्पन्न होगा। वही यहाँ पे बात थी कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। जो ध्वनि होती है वो किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। लेकिन किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में। कैसे? ऐसे तरंग के रूप में चलती हो, ठीक, या ऐसे चलती है, तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। यानी किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। तरंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला होता है कि अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है, तथा दूसरी अनुप्रस्थ तरंगे, जिसमें कंपन की दिशा गति के दिशा के लंबवत होती है। लंबवत क्या? सीधा। यानी कि इसमें जो है, यानी कि तरंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और
अनुप्रस्थ तरंग। अब केंचुए की गति, क्या केंचुए की गति अनुदैर्ध्य तरंग के समान तथा सांप और ऊंट पर बैठे व्यक्ति गति अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। क्या गया है, केंचुए की गति अनुदैर्ध्य तरंग समान सांप और ऊंट पर बैठे व्यक्ति की अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। यानी कि केंचुए कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं सब, और जो सांप होता है वो ऐसे चलता है, ऐसे, है ना। वह यहाँ पे कहा गया कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ये तो थे कंपन एवं तरंग के बारे में कि तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। तरंग दो प्रकार की होती है। चलिए अब इतना तो हम जानकारी के लिए आगे देखते हैं। फिर अब इसमें दे दिया मेन पॉइंट कि कंपन करने वाली, क्या कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। यानी कंपन करने वाली वस्तु एक कंपन में, यानी किसी वस्तु में काम करने वाली एक कंपन, यानी एक समय में या एक कंपन में या कितना समय लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। कंपन करने वाली एक कंपन में जितना यहाँ तक आएगा, जितना इसमें समय लगा या जितना इसमें कंपन लगा या जितना इसमें टाइम लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक। कंपन करने वाली यानी कंपन करने वाली वस्तु में एक कंपन यानी एक कंपन में जितना इसमें टाइम लगा, उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। अब फिर अगला दिया है कि प्रति सेकेंड किए गए कंपन की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में, क्या प्रति सेकेंड में यानी एक सेकेंड में किए गए कंपन, जितनी एक सेकेंड में कंपन करेगी, जितनी बार कंपन करेगी या जितनी उसकी संख्या होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज, यानी कि प्रति सेकेंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आयाम कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ये तो तीन था, आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम। अब अगला देखते हैं हेडिंग, ध्वनि की प्रबलता एवं ताड़त्व। ध्वनि की प्रबलता एवं ताड़त्व, यानी ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, यानी कि जो हम डीजे की आवाज़ सुनते हैं या जो मनुष्य की आवाज़ सुनते हैं, इन सभी की आवाज़ में क्या अंतर है। जो डीजे की आवाज़ होती है वह मनुष्य की आवाज़ से बहुत तीव्र होती है, या उसकी प्रबलता हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक होती है। जिनकी प्रबलता अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रबलता। यानी धीमी और गति, क्या जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ 10 है और उसके बगल की आवाज़ वाली 20 है, तो यानी कि जो 20 वाली आवृत्ति होगी तब प्रबलता होगी, इसकी प्रबलता कम होगी। किसके, पहले वाले व्यक्ति के अपेक्षा दूसरे वाले व्यक्ति की तीव्रता या प्रबलता अधिक होगी। उसी को हमको अध्ययन करना है। यह है कि आप यह जानते हैं, क्या आप यह जानते हैं कि जब वस्तु कंपन करती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या, जब वस्तु कंपन करती हैं तो अब ध्वनि उत्पन्न होती है। समान बातचीत की तुलना में चिल्लाने, समान जो हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, चिल्लाने से उत्पन्न ध्वनि कान को तेज सुनाई देती है, अर्थात सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि कम प्रबलता की तथा चिल्लाने से उत्पन्न ध्वनि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबलता की होती है।
यानी जो हम लोग सामान्य भाषा में बात करते हैं या कान को तेज सुनाई, जब हम सामान्य भाषा में बात करते हैं या चिल्लाते हैं तो कान को तेज सुनाई देता है, अर्थात बातचीत जो करते हैं तो ध्वनि में कम सुनाई देता है। यदि हम किसी से बात करेंगे तो ध्वनि कम सुनाई देगी, यदि उसी को हम चिल्ला कर या कस कर बोलेंगे तो ध्वनि अधिक से सुनाई देगी या तेजी से सुनाई देगी। तो तुलनात्मक से अधिक प्रबलता की होती है, यानी कि तेज और कम की बात प्रबलता कहलाता है। अब यहाँ पे देखो फिर कह रहा है कि प्रबलता ध्वनि का वह गुण, प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसमें ध्वनि तीव्र क्या यानी तेजी, कस अथवा मंद सुनाई देती है। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसमें ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। धीमी और तेज सुनाई देती क्या कहलाती है? प्रबलता कहलाती है। यानी प्रबलता में कह सकते हैं कि प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न कंपनों की प्रबलता भी अधिक होती है। वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न कंपनों की प्रबलता भी अधिक होती है। अब तारतम्य क्या होता है? तारतम्य क्या होता है? ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या कह सकते हैं कि भारी या पतली या तीखी, यानी कि पतली और तीखी, मोटी और भारी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारतम्य वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारतम्य वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न कहलाती है। यानी कि तारतम्य का वह गुण है या तारतम्य में ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी पतली ध्वनि में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम क्या? तारतम्य कहते हैं। या उच्च आवृत्ति वाला रहेगा तो उच्च और निम्न आवृत्ति वाला रहेगा तो निम्न, ये इसमें है तारतम्य में। इस तारतम्य में है कि मोटी और पतली आवाज़ों को हम पहचान सकते हैं। और प्रबलता में था कि इसमें यदि हमारे कान के पास कोई धीमी से बोले तो धीमी आवाज़ आएगी और कस का बोले तो कस, यानी कि कस बोले तो अधिक प्रबलता होगी और कम बोले तो कम प्रबलता होगी। और तारतम्य में मोटी पतली की आवाज़ों को हम पहचान सकते हैं। ये तो हो गए तारतम्य। अब यह है कि ध्वनि के प्रकार क्या है? ध्वनि के प्रकार। अब ध्वनि कैसे कैसे सघन या कैसे कैसे प्रवेश करती है और हम लोग को सुनाई देती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कितने तक जो आवाज़ होगी वो हम सही रूप से सुन पाएंगे। इसमें दिया है कि ध्वनि का विभाजन, अभिलक्षणों, प्रबलता, तारतम्य, गुणता के तथा आवृत्ति, अपश्रव्य और श्रव्य और पराश्रव्य के आधार पर किया जाता है। जो ध्वनि होती है उनको हम प्रबलता, तारतम्य, यानी प्रबलता हम बता चुके हैं क्या? कम और धीमी, मंद और धीमी, तारतम्य मोटी और पतली, इन सभी की गुणता हम ज्ञात कर सकते हैं। कि आवृत्ति पर अपश्रव्य और श्रव्य और पराश्रव्य पर हम लोग जो आवाज़ें सुनते हैं इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि अपश्रव्य और श्रव्य जो पराश्रव्य है इसमें ध्वनि कितने तक आएगी तो हम लोग सही से उसकी सुन पाएंगे। तो ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जो ध्वनि है इनको निम्न लक्षणों के आधार पर इनके हम अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला दिया इसमें कि प्रबल ध्वनि यानी लाउड तथा मंद ध्वनि यानी वीक, यानी कि अधिक और कम।
अधिक और कम। ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद, यानी कि ध्वनि तेज है और मंद। ये कौन पता करता है? प्रबलता। जैसे कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद और लाउडस्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है। जैसे हम कोई कागज या किताब पढ़ते हैं, जिसको पन्ना पलटते हैं हम, तो उसमें आवाज़ मंद यानी कि धीमी आवाज़ होती है, और लाउडस्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है, यानी कि जो डीजे की आवाज़ होती है वह बहुत तेज होती है। तथा बादलों की गड़गड़ाहट अति प्रबल होती है। जो बादलों गरजते हैं बरसातों के दिनों में, वह बहुत अधिक प्रबल है, यानी उनको आवाज़ को हम सही से सुन नहीं पाते। जब उनकी आवाज़ हम सुनते हैं तो हमको एक अचानक से कुछ महसूस होता है, डर टाइप में होता है ना। तो वही कहा गया है कि कागज पलटने से ध्वनि मंद यानी कि लाउडस्पीकर एंड डीजे की आवाज़ सुनते से प्रबल, देखिए अधिक बादलों की गड़गड़ाहट अति प्रबल होती है, यानी कि बहुत तेज होती है। उसको हम सही से सामना नहीं कर पाएंगे, सही से सुन नहीं पाते हैं। ये तो हो गए कि प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि, यानी कि कैसे इनको हम सुन सकते हैं। अब इसमें देखिए मोटी तथा पतली ध्वनि। क्या? मोटी तथा पतली ध्वनि। अब ध्वनि का तारतम्य मोटी और पतली ध्वनि ऊपर हम बताया है कि क्या है, किसका है? तारतम्य में हम मोटी और पतली का पता कर सकते हैं कि ध्वनि का तारतम्य पिच व्यक्त करता है। क्या? पिच व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है या पतली। यह ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? यह ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे ध्वनि क्या? आवाज़, जो आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़। क्या? बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति तारतम्य कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति तारतम्य से अधिक होती है। जो बिल्ली की आवाज़ होती है वह कुत्ते की भौंकने से तारतम्य अधिक होती है। जो बिल्ली भौंकती है तो थोड़ा कम आवाज़ में भौंकती है, मी बोलती है ना, और जो कुत्ता भौंकता है भौं भौं भौंकता है, तो इनकी अपेक्षा इनकी आवृत्ति कम होती है। तो इसीलिए बिल्ली की आवाज़ पतली तथा कुत्ते की आवाज़ मोटी होती है। बिल्ली का कैसी? पतली और कुत्ते की आवाज़ मोटी, क्योंकि इनकी तारतम्य कम और उनकी तारतम्य अधिक, इसीलिए इनका आवाज़ पतली और मोटी सुनाई देता है। फिर अगला जो है कि प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि। क्या? प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि। ध्वनि की गुणवत्ता क्वालिटी व्यक्त करती है। ध्वनि प्रिय है या अप्रिय, यानी कि ध्वनि मधुर है या अमधुर है, या अच्छा है या अच्छा न है, इनकी ये पता करता है। ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ध्वनि है इनको निम्न प्रकार में हम बांट सकते हैं कि ध्वनि कैसे क्या। अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य, इन तीनों में बांटा जा सकता है। पहला दिया है कि अपश्रव्य ध्वनि, इन्फ्रासोनिक साउंड। यह 20 कंपन प्रति सेकेंड। क्या? 20 कंपन प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज। जो ध्वनि की मात्रक है वो क्या है? हर्ट्ज। यानी 20 कंपन प्रति या 20 हर्ट्ज से अधिक नहीं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग होती है। जो अपश्रव्य होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है। तो जब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, यानी कि जो आवाज़ होती है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, इतने कम ध्वनि वाले को कौन कौन सुन सकते हैं? जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पक्षी हो गया, ये कौन कौन उनकी आवाज़ को सुन सकता है? यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि बहुत कम की आवाज़। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है इसको मनुष्य सही रूप से नहीं सुन सकता है।
क्या, किंतु कुछ जंतु हैं जैसे हाथी, कबूतर आदि, यानी जो हाथी कबूतर है वो 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी कि जो अपश्रव्य ध्वनि है, हम कह सकते हैं कि अपश्रव्य ध्वनि को तो इसमें हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को हम मनुष्य नहीं सुन सकता है, यानी अपश्रव्य ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। अब फिर अगला है कि श्रव्य ध्वनि। क्या है? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि, इन ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। जो अपश्रव्य था उसको मनुष्य नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जो श्रव्य ध्वनि है इसको मनुष्य सुन लेगा। 20 हर्ट्ज से लेकर, कहाँ से? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। इस श्रव्यता परास कहते हैं। इसे क्या हम कहते हैं? परास का, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक को हम श्रव्यता परास कहते हैं। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते हैं। श्रव्यता परास के बाहर, यानी कि 20,000 से बाहर की आवृत्ति को हमारे कान नहीं सुन सकता। जैसे 20,000 की आवृत्ति डीजे की आवाज़ होगी, खूब इसको फुल कर दिया जाए, और यदि इसको हम करीब चले जाएं एकदम पास, तो उसको हम सही से नहीं सुन पाते। उसके लिए अपने हम कान को बंद कर लेते हैं। तो अब ये तो हो गया कि अपश्रव्य और श्रव्य। अब देखेंगे पराश्रव्य। पराश्रव्य क्या होता है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। क्या? यानी कि पहले था कि 20 से कम, दूसरा था कि 20,000 से, और 20 से 20,000, अब तीसरा कि 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि होती है। इन ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसको कौन कौन सुन सकता है? जैसे कि कुत्ता, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी जो 20,000 से अधिक होगी उसको कुत्ता, चमगादड़ एवं डॉल्फिन मछली सुन सकती है। लेकिन जो 20 से कम था वो था कि हाथी और मछली, हाथी था और हाथी सुन सकती थी। कौन सुन सकता है इसमें? कबूतर। कौन? कबूतर सुन सकता था। ये तो हो गई। अब ध्वनि का संचरण कैसे होता है इसको हम देखेंगे कि ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि कैसे प्रवेश करता है। तो प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया गया कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि ध्वनि प्रवेश करने के लिए ठोस तरल एवं गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है। जो ध्वनि का चाल होता है यानी निर्वात में नहीं होता। ध्वनि का संचरण निर्वात में, मतलब ध्वनि का चाल तो होता है, ठीक। जो ध्वनि की चाल है वह ठोसों में सबसे अधिक, यानी कि ठोसों में सबसे अधिक सुनाई देती है। तो ठोसों में ध्वनि का संचरण क्रियाकलाप में देखेंगे हम। देखो यहाँ पे लिया है कि टीन के 2 डिब्बे। क्या? टीन के 2 डिब्बे लीजिए, प्रत्येक डिब्बे की तली के बीच में एक छिद्र कीजिए। अब यहाँ पे देखो 2 टीन ले लिए यहाँ पे, ठीक। अब इसमें धागे में एक बांधे हुए, ठीक। अब जब इन छिद्रों में लगभग 10 से 20 मीटर लंबा धागा डालें, जो यहाँ पे 10 से 20 मीटर लंबा धागा डाल रहे हैं, तो धागे के प्रत्येक सिर पर पिन लगाए। पिन मित्र की सहायता से दोनों डिब्बों को एक दूसरे से इतनी दूर ले जाएं कि धागा खींचा तना रहे। अब मित्र से बातचीत करें, यानी कि जो टीन के डिब्बे है इसमें धागा बांधकर इतनी दूर ले जाएं ताकि वो ज़्यादा नहीं, लिमिट भर ले जाएं, ताकि वो जो धागा है वो टाइट रहे और जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो सुनाई हम लोग को दे सके। अब जब वो ध्वनि सुनाई दे सकेगी तो ऐसे है कि ऐसे क्या है, ठोस में है। जब एक टेबल लेंगे हम,
एक टेबल लेंगे हम, टेबल के एक कोने पे हम कोई कील ठोकें, एक टेबल के कोने पर एक हम कील ठोकें और दूसरे कोने पर टेबल पे अपने हम कान को लगा कर सुने तो उसमें ध्वनि सुनाई देती है। सुनाई देता है। यदि यहाँ पे कोई मेज है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे हम ठोक रहे हैं तो दूसरे कोने तक भी ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार मेज में किनारे पर ठोकने पर दूसरे किनारे पर आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस निष्कर्ष में निकलता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में भी होता है। जो ध्वनि का संचरण है वो ठोस में भी होता है। अब द्रव में ध्वनि का संचरण, द्रव में ध्वनि का संचरण यानी कि दो पत्थर के टुकड़े लीजिए, अब हाथ में लेकर इनको आपस में टकराएं। दो पत्थर के टुकड़े लीजिए, अब हाथ में लेकर इनको आपस में टकराएं। आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहाँ पे देखिए, एक बाल्टी लिए हैं और बाल्टी में पानी है और इसमें दो पत्थर लिए हैं कि हाथ से बजाएंगे तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी कि नहीं? जरूर होगी। अब एक बाल्टी में पानी लीजिए, चित्रानुसार हाथ के टुकड़े को बाल्टी में पानी ले जाकर आपस में टकराएं, क्या होता है? यानी कि जब इसमें बाल्टी में अपने हाथ डालेंगे और पत्थर को बजाएंगे तो आसानी से हमको ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसमें स्पष्ट होता है कि ध्वनि का संचरण द्रव पानी में भी होता है। अब अगला है कि वायु में ध्वनि का संचरण। इसमें वायु में ध्वनि का संचरण। अब वायु में ध्वनि का संचरण या परावर्तन क्या होता है, इसको देखेंगे हम। कहा है कि जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु कणों में कंपन उत्पन्न करती है। यह आगे कणों के भी कंपित कर देते हैं। इस प्रकार आपके कान को समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण की माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया है ध्वनि किसी भी ठोस द्रव गैस में संचलित हो सकती है। ये मेन पॉइंट है। अब आगे दिया है कि ध्वनि का परावर्तन। क्या? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। यदि यहाँ पे कोई हम वस्तु लिए हैं, यहाँ पे हम कोई वस्तु लिए हैं और यहाँ से हम कोई वस्तु यहाँ पे टकराते हैं, यहाँ से हम कोई वस्तु यहाँ पे टकराते हैं तो वह उसी माध्यम में वह अपने माध्यम में होना टकराकर ध्वनि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यानी कहते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कक्षा 10 में हम लोग 9-10 में पढ़ते हैं। तो यही होता है कि किसी माध्यम में से टकराकर ध्वनि उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। यानी यहाँ पे जब कोई वस्तु गया, यहाँ से फिर यहाँ पे गया, तभी हमारे कानों पे आया, यानी यहाँ पे चाहिए तो इस माध्यम गया, इस माध्यम में वापस हो गया। यानी कि जो विलंब है, इन पर्दा यहाँ पे है, इसी माध्यम से यहाँ पे आया ना। यानी कि किसी माध्यम में टकराकर ध्वनि उसी माध्यम में वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि भी एक तरह परावर्तन के नियम का पालन करती है। जो ध्वनि होती है यह एक भी परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब इसके बाद आगे रखते हैं मेन पॉइंट।